कहानी की शुरुआत सियोल के एक मिलिट्री बेस से होती है, जहां एक अमेरिकी डॉक्टर के आदेश पर सैकड़ों बोतलों में भरा जहरीला केमिकल सीधे हान नदी में बहा दिया जाता है। और तभी नदी के किनारे लोगों को पानी में एक अजीब सी हिलचल दिखाई देती है। अचानक पानी से एक विशाल और भयानक जीव बाहर निकलता है और किनारे मौजूद लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। जीव हजारों की भीड़ के बीच तबाही मचाते हुए पार्क में घुस जाता है। कुछ लोग भागकर एक कंटेनर जैसे कमरे में छिप जाते हैं और घबराहट में दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन एक औरत बाहर ही छूट जाती है। जैसे ही राक्षस उसकी तरफ बढ़ता है, वो आखिरी समय पर सीढ़ियों से नीचे कूदकर अपनी जान बचा लेती है, मगर कंटेनर के अंदर फंसे लोगों के लिए हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। दूसरी तरफ का दरवाजा जंजीरों से बंद होता है और अंदर मौजूद लोग मदद के लिए चीखते रहते हैं। तभी बाहर खड़ी औरत को याद आता है कि उसका बेटा अभी भी अंदर है। वो रोते हुए गंगडू से मदद की भीख मांगती है। गंगडू और एक विदेशी आदमी मिलकर पूरी ताकत से दरवाजे की जंजीर तोड़ने की कोशिश करते हैं। काफी मशक्कत के बाद वे दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं और अंदर बचे लोगों को बाहर निकालते हैं। इसके बाद विदेशी आदमी गुस्से में जमीन से पत्थर उठाकर राक्षस पर फेंकता है, लेकिन उस दैत्य पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर गंगडू और बाकी लोग मिलकर एक विशाल खंभा उठाते हैं और पूरी ताकत से उस पर हमला करते हैं। अब राक्षस बुरी तरह भड़क जाता है और सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। गंगडू किसी तरह एक कार के नीचे छिपकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन विदेशी आदमी को राक्षस अपने पैरों के नीचे दबा देता है। तभी गंगडू हिम्मत करके फिर से हमला करता है और इस बार वह दैत्य की पूंछ पर चोट कर देता है। दर्द से तड़पता हुआ राक्षस अब गंगडू के पीछे पड़ जाता है। इसी अफरा तफरी में गंगडू अपनी बेटी ह्यूनसो को लेकर भागने लगता है। भगदड़ के दौरान दोनों गिर जाते हैं। गंगडू जल्दी से उठकर एक बच्ची का हाथ पकड़ता है और दौड़ने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाकर जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह उसकी अपनी बेटी नहीं होती, उसकी असली बेटी ह्यूनसो पीछे छूट चुकी होती है। गंगडू बेबस होकर देखता रह जाता है, जबकि राक्षस उसकी बेटी को पकड़कर नदी में छलांग लगा देता है। वह तेजी से तैरते हुए दूसरी तरफ जाता है और धीरे धीरे पानी के अंदर गायब हो जाता है। गंगडू का पिता यह सब देखकर टूट जाता है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद सरकार और सेना पूरे इलाके को घेर लेती है। नदी के आसपास का इलाका प्रतिबंधित घोषित कर दिया जाता है। रात होते ही मृतकों के परिवार इकट्ठा होकर अपने प्रियजनों का शोक मनाते हैं। गंगडू का परिवार भी ह्यूनसो की तस्वीर के सामने रोता रहता है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। सरकार घोषणा करती है कि उस राक्षस के शरीर में कोई खतरनाक वायरस मौजूद है। जो भी लोग उस हमले के दौरान वहां मौजूद थे, उन्हें तुरंत क्वारंटीन किया जाएगा। गंगडू और उसका पूरा परिवार भी कैद कर लिया जाता है। रात में गंगडू को अचानक अपनी बेटी का फोन आता है। फोन पर ह्यूनसो रोते हुए बताती है कि वह अभी जिंदा है। यह सुनकर गंगडू की आंखों में उम्मीद लौट आती है। वह तुरंत पुलिस को बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बात को पागलपन समझकर नजरअंदाज कर देती है। जब कोई मदद नहीं करता, तब गंगडू और उसका परिवार खुद अपनी बेटी को बचाने का फैसला करते हैं। वे अस्पताल से भाग निकलते हैं। गंगडू के पिता अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके काले बाजार से हथियार और खोजबीन का सामान खरीदते हैं। अब पूरा परिवार पुलिस की नजर में अपराधी बन चुका होता है, लेकिन उन्हें सिर्फ ह्यूनसो को बचाना होता है। इसके बाद वे चालाकी से खुद को सैनिटाइजेशन कर्मचारियों की तरह छिपाकर कई सुरक्षा चौकियों को पार करते हैं। फिर शहर के हर बड़े और गहरे सीवर की तलाश शुरू होती है, क्योंकि ह्यूनसो ने फोन पर बताया था कि उसे किसी अंधेरी सुरंग जैसी जगह पर रखा गया है। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। भूख, ठंड और थकान से टूट चुके परिवार वाले आखिरकार अपने छोटे से स्नैक शॉप पर लौटते हैं, ताकि कुछ खाकर फिर से खोज शुरू कर सकें। वहीं बैठकर वे ह्यूनसो के साथ बिताए पुराने पलों को याद करते हैं। पूरा परिवार एक साथ खाना खाता हुआ दिखाई देता है। हर कोई प्यार से ह्यूनसो को खाना खिलाता है, लेकिन उसी समय दूसरी तरफ असली ह्यूनसो अंधेरे सीवर में अकेली, डरी हुई और उस भयानक राक्षस के साथ फंसी होती है। ह्यूनसो ठंड, भूख और डर के बीच जिंदगी से लड़ रही होती है। उसके चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं। हर पल उसे ऐसा लगता है जैसे मौत उसी के सामने बैठी उसका इंतजार कर रही हो। ऐसे भयावह माहौल में वह बस यही सोचती रहती है कि काश वो इस समय अपने परिवार के साथ होती। तभी अचानक उसे ऊपर से किसी भारी चीज के हिलने की आवाज सुनाई देती है। ह्यूनसो तुरंत समझ जाती है कि वह भयानक राक्षस वापस अपनी मांद में लौट आया है। वह बिना एक सेकंड गंवाए जमीन पर लेटकर खुद को मरा हुआ दिखाने लगती है। उसकी सांसें तक डर के मारे थम जाती हैं। राक्षस धीरे धीरे अंदर आता है और अपने साथ एक नया शिकार भी लाता है, लेकिन इस बार किस्मत से वह शिकार पूरी तरह मरा नहीं होता। एक छोटा लड़का अभी भी जिंदा बचा होता है। जैसे ही राक्षस वहां से जाता है, ह्यूनसो जल्दी से लड़के के पास जाती है और उसकी हालत देखने लगती है, मगर तभी
फिर से आवाज आने लगती है। राक्षस शायद कुछ भूलकर वापस लौट रहा होता है। ह्यूनसो घबराकर तुरंत उस बच्चे को अपनी बाहों में लेकर जमीन पर लेट जाती है। दोनों बिल्कुल बिना हिले पड़े रहते हैं। राक्षस उनके बेहद करीब आकर उन्हें सूंघता है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी भी पल उन्हें पकड़ लेगा, लेकिन इस बार भी ह्यूनसो किसी तरह उसे धोखा देने में कामयाब हो जाती है और राक्षस बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गंगडू का परिवार लगातार उस राक्षस की तलाश में जुटा होता है। इसी दौरान गंगडू के पिता बूढ़े पार्क अपने छोटे से स्टोर के अंदर बैठे होते हैं कि अचानक उन्हें दरवाजे की दरार से कुछ अजीब दिखाई देता है। बाहर वही राक्षस खड़ा होता है और उसकी आंखें ऐसे लग रही होती हैं मानो वह इंसानों का मजाक उड़ा रहा हो। बूढ़ा पार्क धीरे धीरे अपनी बंदूक उठाते हैं और दरवाजे की दरार से निशाना साधते हैं। अगले ही पल गोली चलती है और राक्षस दर्द से तिलमिला उठता है, लेकिन इससे वह और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। गुस्से में पागल होकर वह पूरी ताकत से दुकान पर हमला करता है और पूरे स्टोर को पलट देता है। अराजकता के बीच बूढ़े पार्क फिर से मौका देखकर गोली चलाते हैं। इस बार राक्षस पीछे हट जाता है। जब पूरा परिवार बाहर निकलता है तो वे देखते हैं कि राक्षस जमीन पर पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वह मर चुका हो, लेकिन तभी गंगडू का भाई नामिल गुस्से में आकर उस पर एक और गोली चला देता है और अगले ही पल सबके होश उड़ जाते हैं। राक्षस अचानक उठकर भागने लगता है। वह सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। अब पूरा परिवार उसके पीछे दौड़ पड़ता है। उनके दिल में सिर्फ एक ही बात होती है, किसी भी कीमत पर इस दैत्य को खत्म करना है। लेकिन गोलीबारी की आवाज सुनकर पुलिस और सैनिक भी वहां पहुंचने लगते हैं। राक्षस इसी मौके का फायदा उठाकर वापस नदी में कूद जाता है। पानी के अंदर उसकी परछाई धीरे धीरे परिवार की तरफ बढ़ने लगती है। तभी बूढ़े पार्क अपने बच्चों से कहते हैं कि वे लोग भाग जाएं। अब वे खुद उस राक्षस से आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। वह गंगडू की बंदूक लेते हैं जिसमें सिर्फ एक आखिरी गोली बची होती है। बूढ़े पार्क बिना डरे राक्षस का सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे ही राक्षस किनारे पर चढ़ता है, बूढ़े पार्क बंदूक में गोली भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है बंदूक खाली है। अगले ही पल राक्षस उन पर हमला कर देता है और बूढ़े पार्क नदी किनारे से नीचे जा गिरते हैं। कुछ ही सेकंड में उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अपने पिता की मौत देखकर गंगडू टूट जाता है। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा परिवार बिखर रहा होता है, लेकिन पुलिस तेजी से वहां पहुंच रही होती है। इसलिए गंगडू अपने भाई और बहन को ह्यूनसो की तलाश जारी रखने के लिए भेज देता है। वह अपने पिता के चेहरे पर अखबार डालता है, लेकिन उनसे दूर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है। उधर नाम-इल और उसकी बहन नामजू अलग हो जाते हैं। नाम-इल को अचानक अपने कॉलेज के दोस्त की याद आती है जो एक टेलीकॉम कंपनी में काम करता है। उसे उम्मीद होती है कि फोन लोकेशन ट्रैक करके वे ह्यूनसो तक पहुंच सकते हैं। दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों रात के अंधेरे में कंपनी के अंदर घुसते हैं, लेकिन सिस्टम खोलने के लिए मैनेजर का पासवर्ड चाहिए होता है। दोस्त पासवर्ड लेने ऑफिस के अंदर जाता है, मगर वहां पहले से पुलिस छिपी बैठी होती है। असल में उसके दोस्त ने इनाम के लालच में उसे धोखा दे दिया होता है। नामिल बाहर इंतजार करता रहता है। तभी उसकी नजर पास ही एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर जाती है। वह अंदाजे से पासवर्ड डालता है और हैरानी की बात यह कि सिस्टम खुल जाता है। आखिरकार उसे ह्यूनसो की लोकेशन मिल जाती है, लेकिन तभी पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। नामिल घबराने की बजाय बहुत चालाकी से बिजली का शॉर्ट सर्किट कर देता है। पूरे कमरे की लाइट चली जाती है और अंधेरा फैल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह वहां से भाग निकलता है। जाते जाते वह अपने दोस्त को देखता है जो उसे चुपचाप भागो का इशारा करता है। आखिरकार उसका दोस्त सही समय पर उसकी मदद कर देता है। नामिल किसी तरह पुलिस से बचकर पुल से नीचे कूद जाता है। घायल होने के बावजूद वह ह्यूनसो की लोकेशन अपने भाई और बहन को भेज देता है और फिर बेहोश हो जाता है। उधर नामजू पूरी रात पुल के नीचे छिपकर बिताती है। अगले दिन वह पुलिस से बचते हुए एक दुकान में जाकर खाना खाती है और अपना बंद फोन चार्ज करती है। जैसे ही फोन चालू होता है उसे ह्यूनसो की लोकेशन मिल जाती है। अब वह तुरंत उसकी तरफ निकल पड़ती है। लंबा सफर तय करने के बाद नामजू पुराने पुल के पास पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है अचानक उसकी सीधी टक्कर राक्षस से हो जाती है। वह तुरंत अपना तीर कमान निकालने की कोशिश करती है, लेकिन राक्षस बिजली जैसी रफ्तार से उसे टक्कर मार देता है। नामजू पास के एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। किस्मत से गड्ढा इतना संकरा होता है कि विशाल राक्षस उसके अंदर नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से बेहोश हुई नामजू की जान बच जाती है। दूसरी तरफ गंगडू को भी आखिरकार ह्यूनसो की लोकेशन पता चल जाती है, लेकिन डॉक्टर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। वे सोचते हैं कि वायरस उसके दिमाग तक पहुंच चुका है। डॉक्टर जबरदस्ती उसका ऑपरेशन करने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन अपनी बेटी को बचाने की चाहत गंगडू को किसी जानवर जैसी ताकत दे देती है। वह अस्पताल कर्मचारियों को बंधक बनाकर वहां से भाग निकलता है और सीधा अपनी बेटी की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर नाम-इल को एक बेघर आदमी बचाता है। दोनों मिलकर पेट्रोल बम बनाते हैं और तुरंत पुल की तरफ निकल जाते हैं। अब कैमरा फिर से ह्यूनसो
ह्यूनसो की तरफ जाता है। वह और छोटा लड़का दोनों बेहद कमजोर हो चुके होते हैं। ह्यूनसो समझ जाती है कि अब सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, उसे खुद बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। वह आसपास पड़े कपड़ों को इकट्ठा करके उन्हें बांधती है और ऊपर लगी लोहे की जाली तक पहुंचाने की कोशिश करती है। काफी मेहनत के बाद कपड़े जाली में फंस जाते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि वे अभी भी काफी ऊपर होते हैं। वह कूदकर भी उन्हें पकड़ नहीं पाती। तभी उसे एक खतरनाक आइडिया आता है। राक्षस पेट भरकर नीचे सोने के लिए आता है। ह्यूनसो पहले यह जांचने के लिए एक खाली कैन उसकी तरफ फेंकती है कि वह सच में सो रहा है या नहीं। राक्षस कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। अब ह्यूनसो उस छोटे लड़के से कहती है कि वह यहीं छिपा रहे, वह बाहर जाकर मदद लेकर जरूर वापस आएगी। इसके बाद वह दौड़ लगाती है और सीधे राक्षस की पीठ पर पैर रखकर ऊपर लटकते कपड़ों को पकड़ लेती है। कुछ पल के लिए उसे लगता है कि वह बच गई, लेकिन तभी राक्षस की लंबी पूंछ अचानक उसे जकड़ लेती है। धीरे धीरे वह उसे वापस नीचे खींचने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वह बिना बोले कह रहा हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम यहाँ से कभी नहीं भाग सकती। ये दृश्य देखकर छोटा लड़का डर के मारे कांपने लगता है। ह्यूनसो उसे बचाने के लिए वापस उसकी तरफ भागती है, लेकिन तभी राक्षस उसे दोबारा पकड़ लेता है। इसी बीच सरकार फैसला करती है कि अब उस खतरनाक राक्षस को खत्म करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए वे हान नदी में एक खतरनाक बायोकेमिकल हथियार छोड़ने की योजना बनाते हैं। सरकार का दावा होता है कि यही एक तरीका है जिससे उस दैत्य और उसके फैलाए कथित वायरस को रोका जा सकता है। लेकिन सरकार का यह फैसला आम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। नदी किनारे बड़े बड़े प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन जाता है। उधर नदी के अंदर छिपा बैठा राक्षस इतनी बड़ी भीड़ देखकर जैसे पागल हो उठता है। उसे अचानक इतने सारे इंसान एक साथ शिकार के रूप में दिखाई देते हैं। अगले ही पल वह तेज रफ्तार से भीड़ की तरफ बढ़ने लगता है। सबसे पहले प्रदर्शन कर रहे एक लड़का और लड़की उस राक्षस को देखते हैं। वे डर से चीख पड़ते हैं। तभी राक्षस अचानक तड़पने लगता है, क्योंकि सरकार द्वारा छोड़ा गया केमिकल उसके शरीर को जलाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गंगडू पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वह सीधे राक्षस के पेट की तरफ पहुंचता है और अपनी बेटी ह्यूनसो को ढूंढने लगता है। कांपते हाथों से वह राक्षस के अंदर से एक लड़की को बाहर खींचता है, लेकिन अगले ही पल उसकी दुनिया उजड़ जाती है। ह्यूनसो अपनी बाहों में उस छोटे लड़के को पकड़े होती है, जिसे बचाने के लिए उसने आखिरी सांस तक संघर्ष किया था, लेकिन अब उसकी सांसें बंद हो चुकी होती हैं। वह मर चुकी होती है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर गंगडू फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी चीखें पूरे माहौल को और दर्दनाक बना देती हैं। कुछ देर बाद गंगडू धीरे धीरे खुद को संभालता है। अब उसके अंदर सिर्फ एक ही भावना बची होती है, बदला। वह ठान लेता है कि अपनी बेटी की मौत का हिसाब वह इसी राक्षस से लेकर रहेगा। तभी उसका भाई नाम इल पेट्रोल बम उठाकर राक्षस की तरफ फेंकता है, लेकिन राक्षस लगातार इधर उधर भागता रहता है और हर बार हमले से बच निकलता है। हालात बिगड़ते देख वही बेघर आदमी आगे आता है जिसने पहले नामिल की मदद की थी। वह चुपके से ऊपर चढ़ जाता है और मौका देखकर पूरा पेट्रोल राक्षस के शरीर पर उड़ेल देता है। अब नामिल आखिरी पेट्रोल बम उठाता है ताकि राक्षस को आग लगा सके, लेकिन तनाव और घबराहट में उसके हाथ से बोतल फिसल जाती है और पीछे गिर पड़ती है। एक पल के लिए सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी कहानी का सबसे शानदार और यादगार पल सामने आता है। गंगडू की बहन नामजू, जो एक प्रोफेशनल तीरंदाज रह चुकी होती है, धीरे धीरे अपना धनुष उठाती है। वह तीर के सिरे पर आग लगाती है। उसकी आंखें पूरी तरह राक्षस पर टिकी होती हैं। पूरा माहौल कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है और फिर नामजू तीर छोड़ देती है। जलता हुआ तीर हवा को चीरता हुआ सीधे जाकर राक्षस की आंख में धंस जाता है। अगले ही पल उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर जाता है। राक्षस दर्द से ऐसी भयानक चीखें मारता है कि पूरा इलाका कांप उठता है। आग से तड़पता हुआ वह नदी की तरफ भागता है ताकि पानी में कूदकर खुद को बचा सके। बस कुछ ही कदम दूर नदी होती है, लेकिन तभी गंगडू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अपनी बेटी को खोने का दर्द अब उसकी ताकत बन चुका होता है। वह पूरी शक्ति के साथ हथियार उठाकर राक्षस के शरीर में घोंप देता है। अब यह सिर्फ इंसान और राक्षस की लड़ाई नहीं रह जाती, यह एक पिता का गुस्सा होता है जो अपनी बेटी के लिए आखिरी सांस तक लड़ रहा होता है। आखिरकार घायल और थका हुआ राक्षस जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद गंगडू कांपते कदमों से उस छोटे लड़के के पास जाता है जिसे ह्यूनसो ने बचाने की कोशिश की थी। कुछ पल बाद लड़का धीरे धीरे आंखें खोलता है। तभी गंगडू को एहसास होता है कि उसकी बेटी आखिर तक किसी और की जिंदगी बचाने के लिए लड़ती रही। ह्यूनसो इस दुनिया से जा चुकी होती है, लेकिन जाते जाते वह एक मासूम बच्चे की जिंदगी बचा गई। और क्योंकि वह लड़का भी अनाथ होता है, उसके पास इस दुनिया में कोई नहीं बचा होता। शायद किस्मत को यही मंजूर था। इसके बाद गंगडू उस बच्चे को अपने साथ रखने लगता है। समय बीतता है। अब दोनों एक छोटे से घर में साथ रहते हैं।
हैं। गंगडू उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार करता है। दोनों साथ खाना खाते हैं, बातें करते हैं और धीरे धीरे जिंदगी फिर से सामान्य होने लगती है। हालांकि ह्यूनसो की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उसकी याद हमेशा उनके साथ रहती है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।